अपना परिचय दें। सर मैं बिहार के नालंदा जिले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2015 में हिस्ट्री विषय से किया है और मैं वर्तमान में दरभंगा जिले के लहरियासराय स्टेशन पे एज अ स्टेशन मास्टर कार्यरत हूँ। मेरा हॉबी डायरी राइटिंग है। विकास सर स्टार्ट करें आप। हाँ, ऑप्शनल भी आपका हिस्ट्री है? नो सर, मेरा ऑप्शनल LSW। ओके। और कार्यरत कहाँ पे हैं? दरभंगा जिले के लहरियासराय स्टेशन। ओके, रेलवे में? यस सर। ओके। इंडियन रेलवे यस सर। लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहलाता है, काइंड ऑफ। यस सर। लेकिन दूसरी ओर इसके सर्विस को लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी होता है। फ्रेट कॉरिडोर जो है, यानी कि माल ढोने का जो इसका रेट है, वो लगभग विश्व में अधिकतम है, यस सर। मैक्सिमम रेट। तो यस। एक तरफ तो ये लाइफलाइन कहलाता है और दूसरी तरफ इतना एक्सपेंसिव इसका रेट, क्या लगता है सस्टेन कर पाएगा? सर इंडियन इकोनॉमी में रेलवे का तो बहुत ही अहम योगदान रहा है अभी तक में। भले ही पिछले कुछ वर्षों से इसका राजस्व जो है वो निम्नतम स्तर पे चल रहा है, घाटे में चल रही है रेलवे। परंतु जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जहाँ तक बात है तो उसमें उसके लिए अभी नए प्रावधान किए जा रहे हैं। उसके लिए अलग से क्योंकि रेलवे को जो भी राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें लगभग 67% जो राजस्व होता है वो गुड्स ट्रेन से आता है। तो इस हिसाब से सर रेलवे का भी अभी वर्तमान में फोकस गुड्स ट्रेनों पे करा जा रहा है। उसके लिए दो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का को चलाया जा रहा है और स्पेसिफिकली उसको ज्यादा कंसंट्रेट करके चलाया जा रहा है क्योंकि अक्सर कोचिंग गाड़ियों के चक्कर में उस ट्रेन को ये किया जाता था जिससे दिक्कतें आती थी। इसी के संदर्भ में एक जो अभी किसान रेल परियोजना चल रही है वो इसी का एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है सर, नवीनतम प्रयोग के रूप में। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई कमेटी बनी है? ये सर रेलवे के विवेक देवराज समिति जो थी वो रेलवे के से रिलेटेड कंपनी थी। उसने ये सुझाव दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट को मतलब रेलवे के मॉडिफिकेशन के लिए एक अलग कंपनी के रूप में बनाया जाना चाहिए जो सिर्फ रेलवे को कंसीडर करे, ना कि भारत सरकार के लिए। उसी संदर्भ में निजीकरण को भी देखा जाएगा। ओके। बिहार के अगर हम देखें डेवलपमेंट का या इंडस्ट्रीज के, तो रेलवे के कौन कौन से यूनिट यहाँ पे लगे हुए हैं बिहार में और कहाँ कहाँ? सर रेलवे के यूनिट्स में कारखाना के रूप में दो तीन प्रमुख हैं जो बिहार में लगे हुए हैं। मुख्यतः जमालपुर में एक है कारखाना जो इंजन निर्माण से संबंधित है। दूसरा एक मधेपुरा में है इसका एस्टेब्लिशमेंट और तीसरा सर सारण मधेपुरा में किस चीज का है? मधेपुरा में शायद सर कंफर्म नहीं, वो एक्सल का शायद है कुछ। ओके। और मोकामा के पास में मोकामा वैगन करके एक वैगन निर्माण कारखाना है। और एक सारण के मढ़ौरा के पास में एक कारखाना है, लोको मोटिव कारखाना है जहाँ से गजराज को बनाया गया है जो 12,000 हॉर्स पावर का पहला विद्युत यहाँ पर। ओके। LSW आपका विषय है, सोशल सिक्योरिटी के आप के बारे में आपने काफी अध्ययन किया होगा। ये नई पेंशन नीति जो आई, आपको नहीं लगता है कि ये एम्प्लॉय को के सामाजिक सुरक्षा का के अगेंस्ट में योजना है? सर प्रथम दृष्टि में तो अगेंस्ट दिखता है, इसी कारण से अभी तक इसका विरोध जारी है। परंतु सर अभी वर्तमान में न्यू पेंशन नीति के तहत ये
फैसिलिटी दी गई है कि आप एक निश्चित अमाउंट अपने कार्य अवधि में भी निकाल सकते हैं, जो एक बड़ी राशि के रूप में निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे लोन लेने से बचत होती है और लोग डायरेक्टली पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, तो इस व्यू से सही भी कर सकते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में जो जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग न्यू पेंशन नीति उचित मतलब उस हिसाब से उचित नहीं है जितना कि पुरानी पेंशन नीति। अच्छा, एनपीएस के ऑपरेशनल के लिए कौन सी एजेंसी कार्यरत है? सॉरी सर, इसकी जानकारी। ओके, एनएसडीएल का नाम सुना है? एनएसडीएल, ये सर सुना है लेकिन अभी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये सर सुना है, शायद यही करते हैं। ओके, अच्छा, ये पैन नंबर और प्रान नंबर में क्या डिफरेंस है? पैन नंबर और पैन नंबर तो होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो मतलब एम्प्लॉय नहीं भी होते हैं उनके इकोनॉमिक संबंधी जो भी ट्रांजेक्शन हो उसके लिए इम्पोर्टेंट कार्ड होता है, उसमें एक नंबर दिया जाता है, वो होता है। और प्रान नंबर सर एम्प्लॉयड व्यक्ति को ही उसके डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, जो कि इसमें पीएफ वगैरह जो कटते हैं वो उसकी डिटेलिंग होती है। आप इंडियन रेलवे में कार्यरत हैं, यस आपका पीएफ नहीं कटता होगा और आप प्रान अकाउंट भी होल्ड करती होंगी, है आपके पास प्रान नंबर? निश्चित यस तौर सर, पे होल्ड करती हूँ। यस सर। वो दैट इज उसमें पर जो एनपीएस में जो योगदान होता है तो अप्लाई का और गवर्नमेंट का, तो उसमें उस हिसाब से कटता है, तो इसलिए शायद प्रान नंबर में। इट्स परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। यस Okay. सर। Okay. Your hobby is diary writing. यस सर। So, how come this hobby helps you? किस तरह से मदद करता है डायरी लेखन का आपकी आपकी रुचि आप? ये सर डायरी राइटिंग अक्सर मैं नाइट टाइम लिखती हूँ जब फ्री होती हूँ पूरे दिन के काम से, तो उसमें मैं अपने लगभग पूरे दिन में जो भी मेरे साथ अच्छा बुरा है जो भी सीख मिलती हो या कुछ ऐसा जो थॉट के रूप में मेरे माइंड में विकसित हो तो मैं उसको भी उसमें लिखती हूँ, तो इस तरह से हेल्प करता है। और वर्किंग में हेल्प करती हूँ देखिए तो कुछ भी सीख होती है और अनुशासित रखता है मुझे, और कुछ भी सीख मिलती है या फिर आने के लिए कल के डेट में मेरे लिए क्या तो उस बारे में भी एक मतलब कह सकती हूँ कि सीधा मतलब मार्गदर्शन भी करता है सकती हूँ। आज गलती करी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉयड हैं, बिहार गवर्नमेंट में आप स्विच ओवर होना चाहती हैं। अगर हम सोशल सिक्योरिटीज और सोशल बेनिफिट्स की भी बात करें तो कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज में ज़्यादा एडवांटेज है, लाइक फ्री ट्रेवलिंग, फ्री हॉस्पिटल्स, फ्री एजुकेशन फॉर योर किड्स, जो कि ये सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको बिहार गवर्नमेंट में नहीं मिले। एंड एट द सेम टाइम योर रोल विल बिकम मोर चैलेंजिंग। फिर भी आप बिहार प्रशासनिक सेवा में आना चाहती हैं, इसके पीछे क्या वजह है? सर फैसिलिटीज जॉब क्लैरिटी में देखूं तो जॉब सिक्योरिटी के लिए भले मैंने रेलवे ज्वाइन करी थी, लेकिन मेरा ध्येय प्रारंभिक समय से ही रहा था कि मैं सिविल सर्विस में आऊं, तो इसलिए फैसिलिटीज मैटर नहीं करती। और जहाँ तक बात रही बीपीएससी में जाने की, तो वहाँ भी फैसिलिटीज की कमी नहीं होगी, भले ही इनसे इतर फैसिलिटीज हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है सर, तो अभी तक मैंने अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे में मिली उसका मैंने अच्छी तरह से निर्वहन किया, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी होगी उसको मैं ओके ओके सर, वर्क प्लेस पे काम करने वाली यानी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कुछ उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, आप उससे वाकिफ हैं? हाँ, बताइए कौन सा कानून था और क्या प्रोविजन? सर एक विशाखा गाइडलाइंस करके है,
वो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित सुरक्षा प्रदान करती है, तो उसके बारे में जानकारी। उसमें क्या प्रोविजन है, आपको पता है उसके बारे में? ये सर उसमें कार्यस्थल पे जो भी महिलाएं कार्यरत हैं, तो उनके वरीय या अधीनस्थ या उनके साथ कार्य करने वाले कलीग को ऐसे किसी भी कार्य नहीं कर ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने हैं जिससे कि महिला असुरक्षित महसूस करें और उन्हें मतलब अनकंफर्टेबल फील करें, ऐसा नहीं करना है, वो गलत माना जाएगा इस तरह से, जी और वो बिल्कुल। दंड में पाती है। अगर महिला को ऐसा महसूस होता है कि कार्यस्थल पर उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा है या इस तरह की इंसिडेंट आती है, तो वो पहले लेवल पे कहाँ कंप्लेन करेंगे इस प्रोविजन में? सर इसका कानूनी प्रोविजन तो मैं अपनी असमर्थ हूँ बताने में, परंतु जिस डिपार्टमेंट में भी महिला कार्य कर रही हूँ, तो उसमें अपने वरीय से ये दे सकती हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, वहाँ पे बता सकती हैं। अ, कई बार ऐसा होता है कि वरीय ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप उनसे कंप्लेन नहीं यस करने में असुरक्षित महसूस करती हैं। यस सर। इंटरनल कंप्लेन कमेटी का नाम सुना है? विशाखा गाइडलाइन के तहत हर विभाग को अपने विभाग में इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाना है। इसके बारे में आप जानकारी रखती हैं? यस सर, रेलवे में भी है ऐसा इंटरनल हाँ जी। कंप्लेंट कमेटी। यस ओके, वेरी नाइस। नालंदा यस काइंड ऑफ कल्चरल कैपिटल की तरह वो भी डेवलप किया जा सकता है, द वे दरभंगा इज। बहुत सारे जुड़े हुए हैं, महावीर यस से जुड़ी हुई हैं। नालंदा के खुद के रिंग्स बचे हुए हैं, राजगीर में बहुत सारी चीजें हैं, बुद्धा के बहुत यस चीजें हैं। क्या लगता है कि नालंदा अभी तक इतनी चीजें होने के बावजूद वो प्लेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाया है एज ए टूरिज्म सेक्टर? रीजन रीजन आइडेंटिफाई करें। सर नालंदा में पर्यटन की obviously बहुत सारी संभावनाएं हैं, असीमित संभावनाएं हैं। ऐतिहासिक और इको पार्क की तरह भी उसको विकसित करा जा सकता है, लेकिन विकसित नहीं हो पाने का कारण पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उस तरह से नहीं हो पाया है। सभी पर्यावरण सॉरी सर पर्यटन स्थलों को आधारभूत जो सुविधाएं दी जाती हैं वो अभी नहीं मिल पाई हैं, तो वहाँ उसका जुड़ाव नहीं है, तो उसके वजह से दिक्कत हो रहा है। दूसरा सर, जैसे किसी भी पर्यटन स्थल में विदेशी यात्री आते हैं, तो उच्च गुणवत्ता की जो एक होटल होनी चाहिए, जो उनके ठहरने का स्थान होना चाहिए, वो अभी डेवलप नहीं हो पाया है। तीसरा सर, यहाँ थोड़ा जो क्राइम की घटनाएं होती रहती है, वो भी एक निगेटिव एस्पेक्ट जाता है, तो ओके। यही है नालंदा के किस प्रखंड से आप हैं? सर। नालंदा के परवनपुर प्रखंड मेरा है। परवलपुर। आपके प्रखंड में कितने पंचायत हैं? सर प्रखंड में सर 21 सर, सॉरी 21। परवलपुर में किस पंचायत हैं? सर कंफ्यूज कर रही, सॉरी सर। कोई नहीं। आपकी पंचायत में बिहार सरकार की कोई एक महत्वपूर्ण योजना जो चल रही है? बिहार सरकार की सर ये 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल की जो योजना है वो अभी चल रही है, और एक शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना, ये अभी मेरी पंचायत। ओके, वेरी नाइस सर। विमेन एम्पावरमेंट के लिए यस भारतीय संविधान में कहाँ-कहाँ प्रोविजन किए गए? सर भारतीय संविधान में सर अनुच्छेद 14 में सर्वप्रथम मिलते हैं इसके प्रोविजन, जिसके तहत महिलाओं को विशेषाधिकार देकर आरक्षण की व्यवस्था करी गई है, वो राजनीतिक स्तर पे हो या फिर सर्विस सेक्टर में हो ये। और फिर सर नीति निर्देशक तत्व में भी अनुच्छेद तो कंफर्म नहीं हो, लेकिन उसमें भी इसकी व्यवस्था करी गई है।
इतिहास आपका ऑनर्स है, यस सर। मुझे आप बताएं इतिहास होता क्या है? सर इतिहास बीती हुई घटनाओं का एक व्यवस्थित कालखंड क्रमबद्ध संग्रह होता है, जिसका वर्तमान से भी संबंध होता है और इसके आधार पर ही भविष्य की रणनीतियां तैयार होती है। इसको समग्रता से इतिहास कर सकते हैं। अच्छा, आदि इतिहास क्या है? सर आद्य इतिहास इतिहास का वह भाग जिसके लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों में से कोई एक वर्तमान हो तो उसे आद्य इतिहास कहते हैं सर। सिंधु घाटी सभ्यता को किस इतिहास से उपलब्ध किया? सर सिंधु घाटी सभ्यता भी आद्य इतिहास में आएगी क्योंकि उसके पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, साथ ही जो लिखित भी हैं कुछ, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सर वो आद्य इतिहास में रखते हैं। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतिहास के 3 पर्सनालिटी का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो 3 का नाम बताएं, कोई वो ऐसा। सर विमेन एम्पावरमेंट में तो पहला नाम रजिया सुल्तान का लेना चाहूंगी, जो पहली महिला शासिका बनी और उन्होंने मुस्लिम समुदाय की पर्दा प्रथा को त्यागा था। और दूसरा मैं चांद बीबी का नाम लेना चाहूंगी, जो अहमदनगर की शासिका थी जिन्होंने अकबर से युद्ध करने की क्षमता रखी थी और उनसे ये किया था। और तीसरा मैं झांसी की रानी को लेना चाहूंगी जिन्होंने 1857 के क्रांति के दौरान। अच्छा, ये बताएं आप कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें महिलाओं की भी अहम भूमिका थी। बिहार की उन महिलाओं का नाम बताएं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। सर बिहार से देवी थी, सरस्वती देवी थी, शारदा देवी थी, इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। विशेषकर जो विरोध प्रदर्शन होते थे उसमें और वो शराब की भट्टियां वगैरह तोड़ने वगैरह में इसमें। आप मिडिल ईस्ट के ऐसे किसी शासक का नाम बताइए जिन्होंने नालंदा में बौद्ध विहार बनाया था या उसमें उनका अहम योगदान था। सॉरी सर, याद नहीं। बालपुत्र देव का नाम सुना है? यस सर, बालपुत्र देव का नाम सुना है। ये पाल वंश के अंतर्गत उनके एक तरह से। द्वितीय अशोक किसे कहा था? द्वितीय अशोक सर हर्षवर्धन। अच्छा, आप ये बताएं कि इतिहास से अगर कोई सीख लेना होगा, स्पेशली जो पीडीएस सिस्टम है आज हमारे यहाँ, तो आप किस शासक की सीख लेना चाहेंगे? सर पीडीएस सिस्टम में मोहम्मद बिन तुगलक का बनाया हुआ था। एक इसी तरह का एक योजना था, मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद कर पा रही हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ प्रावधान किया था सर। ओके, फीडबैक दिया जा रहा है विकास सर के द्वारा, इंटरव्यू खत्म हुआ, ठीक है विकास सर, देखा जाए आवाज अनम्यूट है, म्यूट है आवाज। मैम कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर थोड़ा हिस्ट्री सेक्शन भी हो जा रहा है और रेलवे पे भी थोड़ा काम। रेलवे पे ठीक है, वेरी नाइस। सी पहले हम लोग पर्सनालिटी पार्ट पे आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेस्ड फीडबैक देते हैं।
पहला Yes. चीज की एक्सप्रेशन तो आपका अच्छा था, काइंड ऑफ इंटरेक्टिव एक्सप्रेशन है, ये अच्छी बात है। इसमें स्माइल को ऐड किया जा सकता है तो और ज्यादा लाइवली लगेगा, ठीक है, पॉसिबल हो तो। अदरवाइज बहुत इशू नहीं है, लेकिन अगर यही इसमें थोड़ा सा स्माइलिंग वे में बोलेंगे तो और इंटरेक्टिव ज्यादा लगेगा, लाइवलीनेस। लेकिन क्वेश्चन का जब भी स्टार्ट होता है तो आदत डालिए कि फेस टू फेस देख कर रिमाइंड करने का, जो आपको ऊपर देख कर याद करना पड़ता है क्वेश्चंस को। Yes. ये बहुत पॉजिटिव नहीं, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो कहते भी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, राइट। Yes. Yes. तो आप नोटिस करेंगे, आप कुछ वीडियोस को रिकॉर्ड कीजिए, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछने के बाद आपका पहला मूवमेंट ये होता है, इस तरह होता है, और तब आप सामने आती है, राइट। तो Yes. थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, 5 मिनट 10 मिनट मिरर के सामने बैठकर बोलने का प्रयास कीजिए, कि इससे क्या होगा कि आप खुद को देखकर क्वेश्चन को रिकॉल करने का आदत डाल लेंगी। Yes. अभी वो आदत में नहीं है कि खुद को देखकर रिकॉल करें या सामने वाले को देखकर, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। जो एक कमी दिखी कि कई जगह आपने जैसे चीज़ों को ठीक से नहीं बता पाई, चाहे प्लान वाला या ये, तो नहीं बताना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू में अगर कुछ सवाल के जवाब नहीं आए तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड उस सवाल के जवाब आपको बता रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा उनको रिगार्ड करना होगा। 2-3 बार मैंने स्पेशली यही चेक करने के लिए आपको प्रश्न के जवाब बताएं, लाइक प्राण क्या हुआ, एनएसडीएल क्या हुआ, लेकिन आपने यस सर कह के बात खत्म कर दिया। वहां पे बोर्ड जो है बहुत सीनियर मेंबर्स होते हैं, एज वाइज भी और तो आपको अगर वो कुछ बताएंगे जो कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो आपको कुछ बताएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, तो वहां पे आपको जरूर उनको थैंक यू बोलना है, ठीक है। इसको इसको एकदम मिस्टेक कहना ही, क्योंकि ये बोर्ड का काम नहीं कि आपको किसी प्रश्न का जवाब बताए। अगर वो एक स्टेज बढ़ के आपको बता रहे हैं तो कम से कम आपको उनको ग्रेटिट्यूड दिखाना होगा, राइट। तो ये तो हो गया था आपका एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज पार्ट में, जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइफ नहीं। आपके साथ क्या है कि आप इंडियन रेलवे से हैं, तो आपको इंडियन रेलवे के बारे में कोई भी इशू जो चल रहा है, अभी डिस्प्यूट भी अगर चल रहा है, तो तैयार करना होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ मांग कर रहा है और लगातार न्यूज में बना हुआ होता है। वैसे सारे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, पर इसका साइज इतना बड़ा है इंडियन रेलवे का कि इनके प्रोटेस्ट हमेशा लाइट में रहते हैं, और आप भी उसी के अंतर्गत ज्वाइन की हैं। तो आपको एनपीएस क्या है, प्राइम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे अलग है, कौन कौन एजेंसी इन्वॉल्व है, मतलब इंडियन रेलवे के रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है तो उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आप उसमें जॉब कर रही हैं। सिमिलरली आपको नालंदा और दरभंगा दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस तैयार करना होगा दोनों जगह, क्योंकि वहाँ पे आप काम कर रही हैं, काफी जन्मभूमि है, तो दोनों जगह के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। और तीसरा चीज जो मुझे लगता है कि बीइंग अ वीमेन, तो वीमेन से रिलेटेड हर चीज तैयार कीजिए, चाहे क्योंकि आपका एलएसडब्ल्यू विषय भी है, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हुआ या विशाखा गाइडलाइंस हुआ, ठीक है। वीमेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल प्ले कर सकती हैं, क्या कैसे उनको एज है दूसरे से, क्या चैलेंजेस हैं, तो वीमेन रिलेटेड गवर्नमेंट के स्कीम्स, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगे। तो आपका इंटरव्यू मुझे लगता है कि आपके जॉब नेचर और वीमेन रिलेटेड ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस पे कीजिए, आपका बहुत अच्छे वे में तैयारी है, मुझे लगता है 70-80% के लगभग आप तैयारी कर चुके हैं। अगर हम करंट को नहीं पूछें तो हटा दें, इसको और ब्रश अप कीजिए, ठीक है। वेरी नाइस। अजय सर। स्टूडेंट है मेरी, ठीक है, इसलिए मैंने असेसमेंट लिया है। मैं इसको असेसमेंट में एक चीज जो आपने कहा ऊपर देखने का, वो उस पर हम लोग गौर कर रहे हैं, इस कोशिश कर रहे हैं ठीक करने का, ठीक है। और इंफॉर्मेशन तो इसका काफी गदर अगले 60 मेल्स दे रही है। इंफॉर्मेशन पार्ट में ठीक है, इंटरनेशनल वो सही है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो ऊपर जो देखती है ना, वो थोड़ी इसकी समस्या है, ठीक है। और मतलब बहुत लगाव है इससे, प्यारी स्टूडेंट है। आज हम इसको कहे थे कि ऑफलाइन तुम दो, सब देखेंगे, जज करेंगे, बाकी तो यहाँ हम लेते ही। ठीक है बंटी? नहीं सर, ये अच्छा करेंगे, काफी अच्छा है। हाँ, अभी लेफ्ट करते हैं सर। हाँ क्या कहे?